ये साथियों, अब चलते हैं यूपी स्पेशल धमाका टेस्ट श्रृंखला नंबर 22 और इस श्रृंखला में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताने जा रहे हैं। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? ये आपका पहला सवाल है। मिर्जापुर के पिपरी में, मिर्जापुर देवप्रयाग, बुलंदशहर नरौरा या झांसी बेतवा? तो आपको पता है इसका सही आंसर है मिर्जापुर के पिपरी में। तो मिर्जापुर के पिपरी यानी पिपरी मिर्जापुर में गोविंद बल्लभ सागर परियोजना स्थित है। आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित हैं? यानी कि एक ऐसी परियोजना है जो कि 3 ने मिलकर बनाई है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है और नेपाल भी है। उस परियोजना का नाम कौन सा है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। टेहरी बांध परियोजना, नरोरा परियोजना, सिंगरौली परियोजना और गंडक परियोजना। तो आपको पता है कि गंडक नदी ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, नेपाल में है। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें राइट होगा और राइट यही है आपका ऑप्शन डी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नरोड़ा परमाणु शक्ति परियोजना का निर्माण कार्य निम्नलिखित में से कहां पर किया जा रहा है? बुलंदशहर नरोरा, झांसी बेतवा, मिर्जापुर पिपरी, देवप्रयाग। आपको पता है नरमाणु उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु शक्ति परियोजना है जो कि बुलंदशहर में स्थित है, बुलंदशहर के नरोरा में स्थित है। तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य शुरू किया गया है? देखिए, देवकली पंप नहर परियोजना कहां पर है? किस जिले में है? मेरठ, गाजीपुर, आगरा और बनारस। तो आपको याद रखना है, जब भी आप देवकली पंप नहर परियोजना को याद रखेंगे तो आपको हमेशा गाजीपुर याद रहेगा। तो देवकली पंप नहर परियोजना मीन्स गाजीपुर, और गाजीपुर आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। गाजीपुर जो है देवकली पंप नहर परियोजना जो है इससे संबंधित है। आगे चलते हैं। कौन सा बांध बेतवा पर बना है? रिहंद, लवकुश, राजघाट और शारदा। आपको पता है राजघाट परियोजना इंपॉर्टेंट परियोजना है। राजघाट जो कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की साझा परियोजना है। आपको ये भी पता होना चाहिए राजघाट परियोजना कौन सी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 2 राज्यों की साझा परियोजना है और ये बेतवा नदी पर बनी है। ऑप्शन सी द राइट आंसर है, जिसे राजघाट परियोजना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहां पर है? देखिए, निचली गंगा नहर कहां से निकलती है प्रश्न में ये पूछा गया है। हरिद्वार से, नरौरा से, बरेली से और कानपुर से। तो आपको पता है जो हमारी लोअर कैनाल है, गंगा नहर कैनाल जो है, निचली गंगा नहर है, उसका जो उद्गम स्थल है, जो नरौरा डैम बनाया गया है, वहीं से इसे निकाला गया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। आगे चलते हैं। बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा सवाल है। बाण सागर बांध और नहर परियोजना तो ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन से 3 राज्य हैं वो ऑप्शंस में आपको दिए हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। आगे चलते हैं हम। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर है? आपके ऑप्शंस हैं चंबल, शारदा और बेतवा और घाघरा। तो परीक्षा बांध आपको पता है कहां पर है? झांसी के निकट है। आपको पता होना चाहिए परीक्षा डैम है, परीक्षा बांध है, परीक्षा पावर प्लांट लगा हुआ है। यूपी सरकार का विद्युत उत्पादन सेंटर है परीक्षा में। आपको वैसे भी आपको याद रखना चाहिए। तो परीक्षा इंपॉर्टेंट जगह है उत्तर प्रदेश में, जो कि कहां पर है? झांसी के निकट है। और वहां कौन सी नदी बहती है झांसी के निकट में? अभी मैंने आपको बताया था कि वहां पर बहती है बेतवा नदी, और इस पर राजघाट बांध भी बना हुआ है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। तो आप चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बना हुआ है? उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बना हुआ है? धनौल बांध, माता टीला बांध,
रिहंद बांध और राजघाट बांध। तो आपको पता है सौर ऊर्जा प्लांट जो कि तैरता हुआ है उसको हमने कहाँ बनाया है, रिहंद बांध में बनाया है। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट है। उत्तर प्रदेश के जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। देखिए सोलर एनर्जी पर सरकार जोर दे रही है और सोलर एनर्जी पर सरकार ने जोर दिया है और 2018 में हमने फ्रांस का सहयोग लिया है और उत्तर प्रदेश के एक जिले में हमने सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का कदम आगे उठाया है। तो इसमें ऑप्शंस आपके दिए हैं बलिया, आगरा, मिर्जापुर और देवरिया। तो हमें आपको याद रखना है कि 2018 में फ्रांस के सहयोग से बृहद सौर ऊर्जा प्लांट जो हमने स्थापित किया है वो आपकी मिर्जापुर में स्थापित किया है। ऑप्शन सी राइट है। आगे चलते हैं। विरोज व तारपीन का तेल बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली बिरोज ये बिरोजा होता है, विरोजा व तारपीन का तेल बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। चीड़ की राल, शीशम की राल, साल की राल या खैर की राल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किससे हम बिरोजा तारपीन का तेल बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो हमने पूछा है। सवाल अच्छा है, काफी अच्छा है। आपको पता होना चाहिए कि तारपीन का तेल हम कैसे बनाते हैं, चीड़ की राल से बनाते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट है। आगे चलते हैं। कत्था किस व्रत से बनाया जाता है। यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है प्रश्न। यूपी ट्रिपल एसएससी, लेखपाल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत बार ये सवाल आता है कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है। बैंत, खैर, तेंदू और गुरूल। तो आपको याद रखना है कत्था हमारा खैर के वृक्ष से बनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट है। आगे चलते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में से कौन सा वृक्ष नहीं होता। तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की श्रृंखला दी है जिसमें कहा है कि इसमें एक वृक्ष नहीं होता है, पीपल, बर्च, नीम या जामुन। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका जो ऑप्शन बी है वो इसमें नहीं होता। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के अंतर्गत आपका पीपल, नीम और जामुन आते हैं। वी इसमें नहीं होता। बी इज द। आगे चलते हैं। वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया। बहुत ही अच्छा सवाल है। हिंदी में सवाल अगर आप पूछेंगे इसे तो ये कहा जाएगा वन्य जीव लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये कब आया था और कब शुरू हुआ था, तो आपको इसे याद होना चाहिए। आपका जो ऑप्शंस हैं 1972, 1970, 1973 और 1971। तो आपको पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, 1972 में आया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 आया था। आपको पता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ए इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन के उपरांत वन तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में आ गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्दा सवाल है। इस सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में संशोधन हुआ और संविधान में संशोधन होने के बाद हमने वन्य और वन्य प्राणी विषय को हमने राज्य सूची से हटा के हमने उसे समवर्ती सूची में डाल दिया, क्योंकि पहले ये हमारा राज्य सूची का विषय था लेकिन बाद में हम इसे समवर्ती सूची में लेकर आ गए। तो वो कौन सा विषय है, कौन सी हमारी संविधान का अमेंडमेंट है, कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, कौन सा भारतीय संविधान संशोधन था, याद रखें। और आपको पता है ये वही था जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें इतने ज्यादा संशोधन हुए थे। जब भी आपको कोई प्रश्न अटके, समझ में ना आए, तो आप 42वां संविधान संशोधन आंख मीच के लगा दें। संभावना है कि आपका प्रश्न का आंसर सही होगा, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन जो कि बल्क में हुए थे, इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे, इसीलिए इस संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जानते हैं। तो आपसे प्रश्न आईएएस में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है और इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत वन्य तथा वन्य जीव प्राणी विषय को हमने समवर्ती सूची में शामिल किया है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है। बहुत ही अच्छा सवाल है। बब्बर शेर सफारी, आप इसे जरूर याद रखें। महाराजगंज, बलरामपुर, पीलीभीत और इटावा। तो आपको इटावा याद रखना है दो कामों के लिए, एक तो बब्बर शेर सफारी और एक अवनलिका अपर्दान। ये दो चीजों के लिए आपको याद रखना है। बब्बर शेर सफारी आपकी इटावा में है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा खीरी लखीमपुर को बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया? देखिए, आपको पता है कि बाघ परियोजना कब आई थी। पहले तो आप ये याद रखें कि भाई बाघ परियोजना कब लाई गई, टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू हुआ। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू हुआ। वन्य परियोजना 1973 में लागू हुई, यानी कि जस्ट राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के जस्ट एक साल बाद 1973 में बाघ परियोजना आई। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय उद्यान दुधवा खीरी लखीमपुर को कब शामिल किया गया? प्रश्न में पूछा है कि इसको कब शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय दुधवा लखीमपुर खीरी में स्थित है और ये हमारा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में और इसको हमने इस परियोजना में, बाघ परियोजना में, यानी कि वहां पर भी हमारे बाघ पाले जाएंगे, उनका संरक्षण संवर्धन होगा। और ये परियोजना हमने 1987-1988 में लागू करी है। हमारे ऑप्शन सी इसमें सही है। ऑप्शंस में आपके दिए हुए हैं 86, 87, 84, 85, 87, 88 और 85, 86। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी 87, 88 राइट आंसर है। आगे चलते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का सृजन कब हुआ? देखिए, पीलीभीत में भी एक टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है और कब इसका सृजन हुआ? 2010 में, 2004 में, 2011 में और 2008 में। तो आपको बताएं कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व का सृजन कहाँ हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है बस 2008, यानी कि हमारा ऑप्शन डी राइट है। आगे चलते हैं। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग वनाच्छादित है? तो प्रश्न में ये पूछा गया है। वन रिपोर्ट 2019 की है, पुरानी है। अभी आपके पास ये रिपोर्ट चेंज होती रहती है और अभी जो सवाल आएगा वो इस प्रकार से आएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग वनाच्छादित हैं? तो इसको आप लेटेस्ट रिपोर्ट से पढ़कर ही करें, लेकिन प्रश्न है तो आप इसका जान लें, क्योंकि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि 2019 में यदि इतने प्रतिशत था तो 22 में लगभग कितना होगा। तो इससे आपको आइडिया मिलेगा। आप इसे जरूर याद रखें। आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं 9%, 6.15, 12 और 8। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है 6.15% सही आंसर है। आगे चलते हैं श्रृंखला के अंतिम क्वेश्चन के साथ। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? देखिए, रामसर साइट में शामिल किया गया तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रामसर साइट होती क्या है और इसमें उत्तर प्रदेश में कितने स्थल को हमने 2020 में और शामिल कर लिया गया। तो यहाँ पर जो सवाल है आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमें ये पता है कि जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में हमारे जो स्थल से जिन्होंने हमें रामसर साइट के रूप में शामिल किया था वो हमारे 6 स्पॉट थे। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। और रामसर सम्मेलन जो है वो काय से संबंधित है, रामसर साइट काय से संबंधित है, ये आपका अलग से सवाल आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि रामसर साइट या रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है। आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है और रामसर एक शहर है जो कि ईरान में स्थित है। सबसे पहले आर्द्रभूमियों के संरक्षण की बात सबसे पहले ईरान में हुई थी और वहां पर एक सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। तभी से उस सम्मेलन का नाम पड़ा रामसर सम्मेलन और उसके तहत हम आर्द्रभूमियों का संरक्षण करते हैं। तो आप इसे याद रखें। इसीलिए आर्द्रभूमि दिवस कब कब मनाया जाता है? आपसे कोई सवाल पूछता है आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखें 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। उसी से रामसर साइट, रामसर सम्मेलन ये है जिसमें उत्तर प्रदेश के अभी हाल ही में 6 स्पॉट्स को सेलेक्ट किया गया है। धन्यवाद। आप पढ़ें, आगे बढ़ें, शेयर करें, लाइक करें
और इतना ध्यान रहे कि चंद्रा सिविल एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।